हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका, वॉर्म वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी आर अगेन स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 सर क्या नाम है, क्या नाम है? चैप्टर नंबर 9 का नाम है सर रिलेटेड सर्विस। अभी 50 मिनट 1 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, वो भी किससे? ICAI की स्टडी मटेरियल से। इससे लाजवाब बात तो क्या हो सकती है। सो फटाफट आप अपनी स्टडी मटेरियल खोलिए। चैप्टर नंबर 1 से 8 तक हम लोगों ने ऑलरेडी ICAI का स्टडी मटेरियल से यूट्यूब पे वीडियो डाल दिए हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट। वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या बोलना चाहता है रिलेटेड सर्विस का SRS। ठीक है सर, क्या होती है रिलेटेड सर्विस? बेसिकली हम लोग इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे सर? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे SRS 4400, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे SRS 4410। दो SRS पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस 4400 एंड 4410। सर ये SRS लाए क्यों है, इसका भी लॉजिक समझते हैं। सर SRS 4400 और 4110 क्या है? SRS 4400 है एंगेजमेंट टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो एंगेजमेंट टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, समझते हैं सर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या होता है? एंड SRS 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ठीक है सर, अभी देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। बेसिकली ये दोनों जो SRS है वो IAQ है, उसका लॉजिक यहाँ पे दिया हुआ है। Chartered accountant in practice are often asked to provide services to clients which do not involve the expression of an opinion on the truth and fairness of the financial statement। देखो काफ़ी सारी सर्विसेज ऐसी होती है जो CA के पास आ रही थी कि भाई तुम मेरे फाइनेंशियल बना दो, तुम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर दो। whether these type of assurance service, whether these type of services are assurance services where we have to गिव ओपिनियन, नो, ए क्लियर कट नो। तो फिर AASB ने, ICAI ने सोचा कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास नई सर्विसेज आ रही, कुछ नए एरा आ रहे, तो इसके लिए एक हम लोग स्टैंडर्ड सेट कर देते ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट की कम्युनिटी के अंदर। सो इसी के लिए बेसिकली टू परफॉर्म सच काइंड ऑफ नॉन अश्योरेंस सर्विसेज द AASB ऑफ ICAI इशूड टू स्टैंडर्ड्स ऑन डिफरेंट सर्विसेज, जिसका नाम है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। SRS 4400 क्या बोलता है सर? रिलेटेड सर्विस होती क्या? देखो SRS 4400 बोलता है, अगेन मैं बता रहा हूं आपको, SRS 4400 बोलता है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंड SRS 4410 बोलता है सर हमारा कंपाइलेशन एंगेजमेंट। सो बेसिकली व्हाट इज रिलेटेड सर्विस? सर रिलेटेड सर्विस होता क्या है? हम लोगों ने समझा सर स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, ठीक है, तो सर रिलेटेड सर्विस होगा क्या? सो सर रिलेटेड सर्विस का मतलब क्या है? रिलेटेड सर्विस की सिंपल सी डेफिनेशन है एंगेजमेंट विच डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। जो अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है वो है हमारे रिलेटेड सर्विस, जो अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है वो है सर हमारे रिलेटेड सर्विसेज। सर ये कैसी डेफिनेशन है? तो सर अश्योरेंस एंगेजमेंट कैसा हो गया? सो अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब ऐसा एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस ए कंक्लूजन, जहां पे प्रैक्टिशनर क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है कंक्लूजन। इसको थोड़ा मैंने ढंग से रिवर्ड करके इधर लिखा हुआ है। बेसिकली मैं कभी भी डेफिनेशन को याद करता हूं तो मैं ऐसे पेरास के अंदर बाइफरगेट कर लेता हूं, बेसिकली पेरास के अंदर ब्रेक कर देता हूं। पेरास को बेसिकली छोटे छोटे लाइन्स या चार चार वर्ड्स के अंदर ब्रेक कर देता हूं जिससे इजी हो जाए याद करना। सो सर अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा एंगेजमेंट जहां पे प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस क्या कर रहा है, मेरा प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस कर रहा है या कंक्लूजन दे रहा है। बेसिकली प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस ए कंक्लूजन डिजाइंड टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। बेसिकली एनहेंस कर रहा है, बेसिकली वो क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है कंक्लूजन, जिससे क्या होगा? प्रैक्टिशनर जो इंटेंडेड यूजर हो गए, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर कौन हो गए? बैंकर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए या फिर स्टेक होल्डर हो गए, वैसे ही इस इंफॉर्मेशन के यूजर कौन होंगे? जैसे इंटेंडेड यूजर होंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक CA ने काम किया है, ठीक है, ऑफ इंटेंडेड यूजर अबाउट द इवेल्यूशन और मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। सो बेसिकली अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या हुआ? जब मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ, जब मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ ओपिनियन, जब मैं रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा हूँ, वो मेरे हो गए अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो सर रिलेटेड सर्विस क्या हो गई? बेसिकली रिलेटेड सर्विस वो एंगेजमेंट हो गए जहां पे अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं आता है, बेसिकली विच डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। सो सर ये रिलेटेड सर्विसेज के कुछ एग्जांपल दिए हुए, जैसे टैक्स रिटर्न हो गया, वेदर इट इज ए अश्योरेंस। हम लोग क्या टैक्स रिटर्न्स पे अश्योरेंस देते हैं कि भाई सही है जो सब कुछ? नहीं, वी आर जस्ट फाइलिंग द रिटर्न्स, वी आर जस्ट कंपाइलिंग द रिटर्न। हाँ, हम लोग ये हमेशा चेक करते हैं कि डेटा एक्यूरेट जाए, डेटा कंप्लीट हो और डेटा की वैलिडिटी चेक करते हैं, बट हम कभी भी अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते। कंसल्टिंग और एडवाइजरी एंगेजमेंट हो गए और मैनेजमेंट एंड टैक्स कंसल्टिंग एंगेजमेंट्स हो गए, जहाँ पे हम लोग कभी भी अश्योरेंस एंगेजमेंट, जहाँ पे कभी भी हम लोग क्या नहीं करते? एक्सप्रेस नहीं करते अपना कंक्लूजन।
engagement covered by standards for related service such as agreed upon procedure engagement and compilation of financial or other information. So basically ये दो SRS इश्यू किए हैं ICAI के AASB बोर्ड ने. So सर agreed upon procedure क्या होता है? हम लोगों ने सब समझा SRS 4400 क्या होता है, हमारा agreed upon procedure. सर SRS 4400 का अगर हम लोग नाम पढ़ेंगे तो क्या बोलता है, एंगेजमेंट टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसेसर, मतलब अग्री हो चुका है प्रोसेसर, ऐसा कुछ नाम से डिनोट हो रहा है. तो हाँ सर ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है. सो सर क्या होता है अग्रीड अपॉन प्रोसेसर, व्हाट इज अग्रीड अपॉन प्रोसेसर? तो सर समझिए, इन एन एंगेजमेंट टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसेसर द ऑडिटर इज एंगेज्ड बाय द क्लाइंट, ऑडिटर इज एंगेज्ड बाय द क्लाइंट टू इशू ए रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग की रिपोर्ट के लिए ऑडिटर को वो क्या करता है, एंगेज करता है बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट अकाउंट और आइटम ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किसी भी अकाउंट, किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट, किसी भी स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर पे वो क्या करता है, बेसिकली स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करता है. क्लाइंट बोलता है कि यार तुझे है ना मेरा सेल्स चेक करना है, ठीक है, सेल्स चेक किया मैंने, ठीक है, तो क्लाइंट बोलता है कि यार तू एक काम कर, मेरा सेल्स चेक कर, सेल्स में मैं जो तुझे प्रोसीजर बोलूंगा ना वही तुझे चेक करनी है, समझे. मैं जो तुझे प्रोसीजर बोल रहा हूँ, जैसे सेल्स का तुझे कट ऑफ चेक करना है, तुझे इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, ये सारे काम कर रहे हैं. सो बेसिकली देखो ऑडिट में क्या होता है कि मैं क्या ऑडिट में क्लाइंट से अग्री करता हूँ प्रोसीजर? नो, ए क्लियर कट नो. मैं एज ए ऑडिटर मैं ऑडिट के अंदर हमेशा क्या करता हूँ कि जो मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दिए गए प्रोसीजर है, जो सारे प्रोसीजर है जिससे मैं सेटिस्फाई कर पाता हूँ, जिससे मैं रीजनेबली कंक्लूजन ड्रॉ कर पाता हूँ, वो मैं सारे काम ऑडिट में करता हूँ. कभी भी मैं ऑडिट प्रोसीजर क्लाइंट के साथ अग्री नहीं करता हूँ. सो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे अग्रीड अपन प्रोसीजर में एंगेजमेंट लेटर में ही क्लाइंट अपन को बोलेगा कि तुम्हें ये काम करके देना है, ये प्रोसीजर अप्लाई करके इस मेरे फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट के इस आइटम पे मुझे रिपोर्ट चाहिए. रिपोर्ट भी कैसी, फैक्चुअल फाइंडिंग रिपोर्ट, जो भी तुम्हारी क्वेरीज है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, द अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में रिक्वायर द ऑडिटर टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर कंसर्निंग इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल डेटा, जैसे कि अकाउंट पेएबल हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया. जैसे ट्रेड पेएबल है तो ट्रेड पेएबल में क्लाइंट ने बोला तुम ट्रेड पेएबल पूरा चेक मत करो, ट्रेड पेएबल में खाली एमएसएमई देखो, और ट्रेड पेएबल में ऐसा लिस्ट बताओ मुझे, ऐसे वेंडर बताओ जो क्या हो चुके हैं, स्ट्राइक ऑफ हो चुके हैं, तो मुझे खाली ये दो ही प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, मुझे पूरा ट्रेड पेएबल ऑडिट नहीं करना है. मैंने बेसिकली क्या किया है, क्लाइंट के साथ अग्री की है मेरे क्या प्रोसीजर, ठीक है ना. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड अग्रीड अपॉन प्रोसीजर. अग्रीड अपॉन प्रोसीजर नाम ही बता रहा है कि भाई आपको क्या करना है, अग्री करना है. परचेजेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी हो गया, सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ सेगमेंट ऑफ एन एंटिटी हो गया, ठीक है. ए पर्सन परफॉर्मिंग रिलेटेड सर्विसेज नीड नॉट बी द ऑडिटर ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जरूरी नहीं है कि वो ऑडिटर हो. क्या पहले ये आप ये बताओ, क्या ऑडिटर ऐसी सर्विसेज दे सकता है? सबसे पहले आप ये सोच के बताओ कि क्या ऑडिटर रिलेटेड सर्विसेज दे सकता है. अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो, और सपोज उसको मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज देना है, तो वो 100% 144 के अंदर मेरी सर्विसेज आ जाएगी. तो 144 मना कर देता है, क्लियर कट मना कर देता है. तो यहाँ पे कोई दूसरा ही होगा अदर देन ऑडिटर जो ये चीज़ें देगा हमको, जो ये सारी जो सर्विसेज है वो परफॉर्म करके देगा, ठीक है सर. अब सर हम बढ़ते हैं SRS 4400 के अंदर, एंगेजमेंट टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. नॉन फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमको क्या करना है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, ठीक है सर. अभी हम समझते हैं सर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. बेसिकली SRS 4400 रिलेटेड सर्विस हम लोगों ने समझा. अभी रिलेटेड सर्विस के अंदर हम लोग ये समझ रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अग्रीड अपॉन प्रोसीजर. सो बेसिकली सिंपल है ऑब्जेक्टिव कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट इज टू कैरी आउट प्रोसीजर ऑफ एन ऑडिट नेचर. मतलब आपको प्रोसीजर कैसी परफॉर्म करनी है, ऑडिट नेचर की परफॉर्म करनी है, ऑडिट नहीं करनी है, ऑडिट नेचर की प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, जिससे कि आप टू विच द ऑडिटर एंड द एंटिटी एंड एनी अप्रोप्रिएट थर्ड पार्टीज, मतलब ऑडिटर या फिर एंटिटी या फिर कोई भी थर्ड पार्टी हैव अग्रीड एंड टू रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग एंड नो एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड इन सच ए रिपोर्ट. सो बेसिकली ट्री पार्टी अग्रीमेंट हुआ, किसी बायर ने किसी कस्टमर ने बोला कि यार तू एक काम कर, मेरा जो वेंडर है ना उसके जाके वहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म करके आया, उसका जो सेल्स का जो प्रोडक्शन का है, प्रोडक्शन पे मुझे रिपोर्ट दे कि क्या क्लाइंट मेरा जो वेंडर है वो प्रोड्यूस कर पाएगा इतना जितनी क्वांटिटी मैंने डिमांड करी है. फॉर एन एग्जांपल एक कोई बड़ी कंपनी है, सपोज फॉर एन एग्जांपल वॉलमार्ट करके एक कंपनी है. वॉलमार्ट ने डीमार्ट का बोला कि भाई वॉलमार्ट ने डीमार्ट को सपोज 1 लाख क्वांटिटीज बोला कि तुम मुझे शैम्पू ना दोगे, 1 लाख डेली क्वांटिटी मुझे शैम्पू प्रोवाइड करोगे. तो डीमार्ट
वॉलमार्ट बोलेगा कि एक काम कर यार, ये अग्रीड अपन प्रोसीजर है जो डीमार्ट, वॉलमार्ट और एक थर्ड पार्टी कौन हो गया, सीए को बोलेगा, वॉलमार्ट सीए को हायर करेगा कि जो ये तेरी थर्ड पार्टी है ना डीमार्ट, उसके ऊपर जा और ये अग्रीड अपन प्रोसीजर है। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ जैसे प्रोडक्शन का एनालिसिस करना है कि क्या डीमार्ट प्रोडक्शन कर पाएगा 1 लाख क्वांटिटी, बेसिकली प्रोडक्शन। ये हाइपोथेटिकल डेटा के साथ डीमार्ट तो प्रोड्यूस नहीं करता है, डीमार्ट इज जस्ट खाली एक मेरा स्टोर है। सो बेसिकली डीमार्ट जस्ट ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल, सो डोंट बी सच ए सीरियस पर्सन। सो 1 लाख क्वांटिटी क्या शैम्पू प्रोड्यूस कर पाएगा या मुझे दे पाएगा, रोजाना सप्लाई कर पाएगा। तो सीए को बोला कि तू एक काम कर, प्रोडक्शन एनालिसिस कर, डिलीवरी लीड टाइम देख इसका, वो सारी चीज़ें वॉलमार्ट में बोला, तभी मैं इसको जाके ऑर्डर दूंगा, नहीं तो फिर मैं ऑर्डर नहीं दूंगा। तो ये एक चीज़ अग्रीड अपन प्रोसीजर का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। ठीक है सर। सो सर द ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल सा अग्रीड अपन प्रोसीजर का, इज टू कैरी आउट प्रोसीजर ऑफ एन ऑडिट नेचर टू विच द ऑडिटर एंड द एंटिटी एंड एनी अप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी, मतलब ऑडिटर, एंटिटी एंड अप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी हैव अग्रीड टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड अ रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग। नो अश्योरेंस इज प्रोवाइडेड, कोई भी अश्योरेंस नहीं होता है एसआरएस के अंदर, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस के अंदर। सच अग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट आर नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट, हमेशा ये क्या रहेंगे, नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट रहेंगे। ठीक है सर। सो बेसिकली ऑडिट में क्या होता है सर, एन ऑडिट एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन एंड प्रोवाइड अश्योरेंस टू यूजर, हमको सबको पता है सर। इन एन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर ओनली ए रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग इज प्रोवाइडेड, नो अश्योरेंस इज गिवन टू यूजर। यूजर ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन, जो तुम लोगों ने रिपोर्ट किया यूजर अपने आप ड्रॉ कर लेंगे कंक्लूजन कि क्या मुझे, जैसे डीमार्ट के एग्जांपल में वॉलमार्ट, क्या मुझे, वॉलमार्ट सोचेगा कि भाई चलो तुम लोगों ने मुझे रिपोर्ट दे दी, अब वॉलमार्ट देखेगा क्या मुझे डीमार्ट को ऑर्डर देना है या नहीं, तो वो ड्रॉ करेगा ओन कंक्लूजन खुद के हिसाब से। ठीक है सर। अभी एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं सर अग्रीड अपन प्रोसीजर के, सपोज कंपेयरिंग ऑफ नेम ऑफ मेजर सप्लायर एंड द अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट टू द रिलेटेड नेम्स एंड अमाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, obtaining supplier statement or confirmation from supplier to confirm balancing as on date, comparison of such statement or confirmation to the amount in trial balance, very very important area, वहाँ पे हम लोग agreed upon procedure परफॉर्म करेंगे। These are the example। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव समझा सर कि ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा agreed upon procedure का, कि टू प्रोवाइड a report on factual finding between ऑडिटर हो गया, appropriate थर्ड पार्टी होगी और एंटिटी होगी, और हमको कोई भी अश्योरेंस नहीं देना है। ठीक है सर। अभी सर हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल। ये जनरल प्रिंसिपल बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स है, जो कॉपी है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी ऐसे 220 के अंदर भी पढ़ा था। सो बेसिकली C4 हो गया हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, O फॉर ऑब्जेक्टिविटी हो गया, P फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट हो गया, P फॉर प्रोफेशनल कंपिटेंट एंड ड्यू केयर हो गया, I फॉर इंटीग्रिटी हो गया, और T एक बच गया जो टेक्निकल स्टैंडर्ड। सो बेसिकली जनरल प्रिंसिपल है कि आप अगर कोई भी अग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो आपके पास इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपके पास ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड। इसको आप रीड ओनली मार्क कर सकते हो। सो सर ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंस इज नॉट ए रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस कभी भी रिक्वायर नहीं होगा जो आपको क्लाइंट हायर करता है। सपोज ये वॉलमार्ट है आपका और ये है आपका डीमार्ट, और आपको हायर किया वॉलमार्ट ने डीमार्ट के सेल्स प्रोडक्शन की ऑडिट करने के लिए, तो अभी आपको वॉलमार्ट से इंडिपेंडेंसी कैसी, अगर आप रिलेटिव होगे तो और अच्छा काम करोगे। सो बेसिकली यहाँ पे इंडिपेंडेंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या नहीं दे रहे हो, अश्योरेंस नहीं दे रहे हो, और जनरल पब्लिक को नहीं जा रही है ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो इंटेंडेड यूजर है, जो लिमिटेड यूजर, उनको जा रही है। हाउएवर, लेकिन हाँ, द टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट में रिक्वायर द ऑडिटर टू कंप्लाई विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। लेकिन हाँ, जो एंगेजमेंट अग्रीमेंट होता है मेरे और क्लाइंट के बीच, जो मुझे ये अग्रीड अपन प्रोसीजर का काम दे रहे हैं, वो बोलेगा कि नहीं भाई यू हैव टू रिमेन इंडिपेंडेंट, तो फिर मुझे इंडिपेंडेंस कंप्लाई करना पड़ेगा। वेयर द ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट, ए स्टेटमेंट टू दैट फैक्ट शुड मेड बी इन द रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग। देखो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी कोई सीए रिपोर्ट देता है ना, तो अगर उसने इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं किया ना, तो वो क्लियर कट लिख देगा, ताकि जो जनरल लोग हैं उनके पास अगर रिपोर्ट जाए तो उनको ऐसा ना लगे कि भाई इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने ये रिपोर्ट दी है, और कोई वो जो बिलीफ है वो उसको गलत लग जाए, बेसिकली मिसलीड हो जाए। अभी देखो हम लोगों ने जनरल प्रिंसिपल समझ लिए, यहाँ पे हमारा प्लानिंग स्टेज आ गया। अभी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हमको अग्री करना है क्लाइंट के साथ, हम लोगों को एंगेजमेंट करना है, प्रोफेशनली एंगेज होना है, तो एक लेटर लिखना पड़ेगा क्लाइंट और मेरे बीच में। तो क्या क्या मैटर्स हम लोगों को इंक्लूड करने हैं, तो सबसे पहले तो व्हाट इज द नेचर ऑफ एंगेजमेंट, क्या करना है हमें अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में, क्या परफॉर्म करना है भाई, ट्रेड पेबल की ऑडिट करनी है हमको, एमएसएमई कंफर्मेशन भेजने, हमको क्या करना है,
फैक्ट दैट द प्रोसेसर परफॉर्म विल नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑडिट और रिव्यू। और एक फैक्ट ऐड करना है। सो बेसिकली हम लोगों ने बोला कि नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या रहेगा आपका, स्टेटेड पर्पस क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंगेजमेंट, क्यों पैसा दे रहे हो आप, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो। सर एमएसएमई है, 43BH आ गया, नया क्लोज आ गया, तो उसके लिए एमएसएमई का कंप्लाई होना बहुत जरूरी है। उसके लिए उसके पर्पज से हम लोगों ने आपको एंगेजमेंट दिया है। सो व्हाट इज द स्टेटेड पर्पस फॉर द एंगेजमेंट, क्यों ये एंगेजमेंट आप हमको दे रहे हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू विच अग्रीड अपन प्रोसीजर विल बी अप्लाइड, कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे आप अग्रीड अपन प्रोसीजर अप्लाई करने वाले हो। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या रहेगा स्पेसिफिक प्रोसीजर का, एंड लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। बट ऑब्वियस है क्योंकि ये क्या है, स्पेसिफिक यूजर के लिए है, या बेसिकली बोले तो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ यूजर्स के लिए है, या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क असाइनमेंट है, नॉट फॉर जनरल पब्लिक। तो सर हम लोग क्या क्या मैटर इंक्लूड करेंगे। सर हम लोग नेचर ऑफ एंगेजमेंट देखेंगे, स्टेटेड पर्पस देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू विच अग्रीड अपॉन प्रोसीजर विल बी अप्लाइड। सबसे पहले हम देखेंगे सर हमें काम क्या करना है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एंगेजमेंट। फिर हम लोग देखेंगे सर पर्पस क्या है, हमने नेचर जान लिया, फिर हम लोग पर्पस पूछेंगे कि भाई तुम लोगों ने ये तो बता दिया कि भाई मुझे एमएसएमई की ऑडिट करनी है, बट व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट, कि सर नया कंप्लायंस आया है, तो ये हमारा पर्पस सोल्व हो गया। और कौन से आइडेंटिफिकेशन करो, कौन से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे आप ये प्रोसीजर अप्लाई करने वाले हो। सो बेसिकली एमएसएमई हो गया। एंड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, आपका नेचर क्या रहेगा प्रोसीजर का, ऑडिट नेचर का रहेगा, टाइमिंग क्या लगेगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, आपको माइलस्टोन देने पड़ेंगे। एंड क्या बोलते हैं एक्सटेंट, कितना डीप डाइव आप करोगे ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर में। एंड हमेशा लिमिटेशन रहेगा ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सो कभी भी आप मैटर्स अग्री कर रहे हो, किसके लिए मैटर्स अग्री कर रहे हो, बेसिकली स्पेसिफिक रिलेटेड सर्विस असाइनमेंट के लिए, सॉरी स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस फॉर 4410, और जिसमें भी क्या अपने कर रहे हैं अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। तो हमें सबसे पहले नेचर बताना पड़ेगा कि काम क्या करना है, स्टेटेड पर्पस बताना पड़ेगा हमको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन विच स्पेसिफिक प्रोसीजर विल अप्लाइड, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूज ऑफ रिपोर्ट। ठीक है सर। मैटर ऑल्सो, ये मैटर भी हम लोग इंक्लूड करेंगे कि सबसे पहले लिस्टिंग ऑफ प्रोसीजर। देखो हम लोग अग्री कर रहे हैं क्योंकि अग्रीड अपॉन प्रोसीजर है, तो हम लोगों को एंगेजमेंट लेटर के अंदर सारी की सारी प्रोसीजर भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, कि हम लोग क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट, कि भाई जो स्पेसिफाइड पार्टी जिनकी डिमांड है वही ये रिपोर्ट यूज करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या समझा सर, हम लोगों ने अभी तक समझा सर कि SRS 4400 के अंदर, देखो वापस रिकॉल करना भी जरूरी वही है, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव समझा इसका, ऑडिट और अग्रीड अपॉन प्रोसीजर का डिफरेंस क्या है, एग्जांपल्स देखे हम लोगों ने, जनरल प्रिंसिपल क्या होते हैं हमारे, और व्हाट आर द मैटर्स टू बी अग्रीड, मैटर क्या क्या अग्री करने हमको। तो बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना पड़ेगा, इसको लगा लो, इंपॉर्टेंट प्लस लर्न, इंपॉर्टेंट प्लस लर्न। सो लर्न के अंदर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मैटर्स टू बी अग्रीड इंक्लूड, सबसे पहले क्या काम करना है, नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, क्या पर्पज है, स्टेटेड पर्पज हो गया आपका, किस इंफॉर्मेशन पे आप अप्लाई करने वाले हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू विच अग्रीड अपॉन प्रोसीजर विल बी अप्लाइड, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या रहेगा, लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, और लिस्टिंग ऑफ प्रोसीजर आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है सर। व्हाट आर द प्रोसीजर यू विल परफॉर्म, सिंपल सी बात है सर, क्या क्या प्रोसीजर करोगे। देखो आप लोगों ने एंगेज हो गए, अभी आपको प्रोसीजर करना है, तो आप क्या कौन से स्टेज में हो, बेसिकली परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, बेसिकली एग्जीक्यूशन स्टेज में हो। तो द ऑडिटर शुड कैरी आउट द प्रोसीजर अग्रीड अपॉन एंड यूज द एविडेंस ऑब्टेन्ड एज द बेसिस फॉर रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग। सो सबसे पहले क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई करोगे, इंक्वायरी एंड एनालिसिस हो गया, रिकम्प्यूटेशन कंपेरिजन हो गया, अदर क्लेरिकल एक्यूरेसी चेक हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, और ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन। सो बेसिकली एक छोटी सी मेमोनिक बनाई है इसके लिए मैंने, वैसे जनरली मेमोनिक नहीं बनाने चाहिए, बट ROI, R फॉर क्या हो गया सर, रिकम्प्यूटेशन कंपेरिजन एंड अदर क्लेरिकल एक्यूरेसी चेक हो गया, O फॉर ऑब्जर्वेशन हो गया, O फॉर ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन, I फॉर इंस्पेक्शन, एंड I फॉर इंक्वायरी एंड एनालिसिस, और आपका काम खत्म हो गया। ठीक है सर। अब आ गया सर हमारा प्लानिंग हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, एंड अब आ गया सर हमारा रिपोर्टिंग स्टेज। सर व्हाट विल बी द रिपोर्टिंग स्टेज। सो सर व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। आप फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे, आपको याद करना पड़ेगा सर। हाँ सर याद करना पड़ेगा। देखो सर, टाइटल, एड्रेस ही, ठीक है ना, टाइटल, एड्रेस ही, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, ये तो हमेशा किसी भी रिपोर्ट के अंदर रहेंगे। जैसे आप ऑडिट के अंदर कर रहे हो, SRS 4410 के अंदर करोगे, किसी भी SRS या SRE के अंदर करोगे, तो ये आपके पॉइंट्स तो रहेंगे। सर बाकी के पॉइंट्स क्या क्या है सर, बाकी के पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ये रफ कर दूँ आपके लिए। सो जस्ट ठीक है सर।
सो बेसिकली सर बाकी के पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे सर आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर, क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे सर? तो सर क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे? टाइटल, एड्रेस, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, ये आपके 5 पॉइंट हो गए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर आप प्रोसीजर अप्लाई करने वाले हो, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने किसकी ऑडिट की है, एमएसएमई की ऑडिट की है, ट्रेड पेबल की ऑडिट की, वो आपको बताना पड़ेगा। स्टेटमेंट दैट प्रोसीजर परफॉर्म वर दोज अग्रीड विद, हम लोगों को ये भी लिखना पड़ेगा कि भाई एक ऐसा स्टेटमेंट डालना पड़ेगा कि हमने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए ना वो अग्रीड है विद क्लाइंट के। और एंगेजमेंट वाज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डिंग विद कौन से स्टैंडर्ड्स और रिलेटेड सर्विस के हिसाब से हम लोगों ने ये एंगेजमेंट को फुलफिल किया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्पस, वो सेम जो पॉइंट्स अपन ने एंगेजमेंट लेटर में लिखे थे वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे। लिस्टिंग लिखानी पड़ेगी स्पेसिफिक प्रोसीजर की। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स फैक्चुअल फाइंडिंग, आपको डिस्क्रिप्शन बताना है जो भी आपने एरर्स एंड एक्सेप्शन आपने फाउंड किए हैं। स्टेटमेंट दैट द प्रोसीजर परफॉर्म डू नॉट कंस्टिट्यूट आइदर एन ऑडिट और रिव्यू, यहाँ पे ऑडिट और रिव्यू नहीं हो रहा है और कोई भी अश्योरेंस हम लोग नहीं दे रहे, वो आपको बताना पड़ेगा आपकी रिपोर्ट के अंदर। स्टेटमेंट दैट ऑडिटर परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर अदर मैटर माइट कम टू लाइट, सो बेसिकली कोई भी ऐसे अदर मैटर्स जहाँ पे ऑडिटर को लगता है कि भाई मुझे एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि एमएसएमई से बात नहीं बनेगी, मैंने जो कन्फर्मेशन भेजे थे उससे बात नहीं बनेगी, तो मुझे एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, तो कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है, बट खाली क्लाइंट से एक बार अग्री कर लेना पड़ेगा। द रिपोर्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दोज पार्टी, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रिपोर्ट वाला पॉइंट आ गया। और रिपोर्ट रिलेट ओनली टू द एलिमेंट अकाउंट और फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सो सर हम लोगों ने समझा कि सर मोटा मोटी तो इन्होंने क्या किया है, एंगेजमेंट लेटर के पॉइंट्स ही ले लिए। यस सर, यू आर राइट। बेसिकली टाइटल, एड्रेस, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, ये आपका खत्म हो गया। अभी देखो स्पेसिफिक कौन सी फाइनेंशियल या कौन सी नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे आप क्या करने वाले हो, अग्रेड अपॉन प्रोसीजर लगाने वाले हो, कौन सी स्पेसिफिक फाइनेंशियल और अग्रेड, बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं सर कि कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के आप ऊपर क्या लगाने वाले हो, स्पेसिफिक प्रोसीजर। ठीक है सर, प्रोसीजर जो परफॉर्म करने वाले हो, देखो ये 2 पॉइंट है ना जो प्रोसीजर से रिलेटेड है। सो जो भी आप प्रोसीजर लगाने वाले हो कौन सी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लगाने वाले हो, और हम लोगों ने ये प्रोसीजर अग्री करी है किसके साथ, क्लाइंट के साथ। और ये सर जो एंगेजमेंट हुआ है ना वो हुआ है इन अकॉर्डेंस विद SRS 4400। सो जब भी आप जैसे ऑडिट रिपोर्ट देते हो तो उसमें लिखते हो ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, हम लोगों ने ऑडिट की वो इन अकॉर्डेंस विद ऐसे किए, तो यहाँ पे भी जो काम किया ना वो इन अकॉर्डेंस विद SRS 4400 के हिसाब से किया है। तो किस पे किया काम और क्या काम किया और किसके हिसाब से किया काम, वो हमको बताना पड़ेगा। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रोसीजर परफॉर्म वर अग्रीड अपॉन विद द रेसिपिएंट, एंगेजमेंट वाज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलेटेड सर्विस। हमको ये भी पर्पस बताना पड़ेगा कि फॉर विच अग्रीड अपॉन प्रोसीजर वर परफॉर्म, और हमको लिस्टिंग ऑफ प्रोसीजर भी बतानी पड़ेगी। तो ये सारे पॉइंट्स प्रोसीजर्स है। देखो किस इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्रोसीजर लगाने हैं, क्या प्रोसीजर अग्रीड अपॉन कर लिए हम लोगों ने, एंगेजमेंट किसके हिसाब से हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस फॉर विच द प्रोसीजर वर अप्लाइड, एंड लिस्टिंग ऑफ प्रोसीजर हमको देना पड़ेगा। सो प्रोसीजर में सबसे पहले अग्री करेंगे हम लोग SRS के हिसाब से है या नहीं है, हम लोगों को आइडेंटिफाई करनी है इन्फॉर्मेशन, और हम लोगों को पर्पस बताना पड़ेगा और लिस्टिंग ऑफ प्रोसीजर बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों ने इतना प्रोसीजर अप्लाई किया तो हम लोगों को रिपोर्ट भी तो करनी पड़ेगी, तो जो भी हमको एरर्स मिली वो हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। लास्ट में हम लोगों को ये एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि भाई ये ऑडिट और रिव्यू नहीं हुआ है और कोई भी अश्योरेंस यहाँ पे ऑब्टेन नहीं हुआ है, ताकि जनरल पब्लिक कंफ्यूज ना हो अगर गलती से उनके ये रिपोर्ट उनके हाथ में लगे तो। ठीक है, और ऑडिटर परफॉर्म कर रहा है एडिशनल प्रोसीजर अगर उसको ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस ध्यान में आता है तो, और रिपोर्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड यूजर, एंड लास्ट वन इज रिपोर्ट रिलेट्स ओनली टू द एलिमेंट्स अकाउंट और फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। बेसिकली यहाँ पे ये सब क्यों डाल रहे, ताकि जो बेसिकली हमारे मैनेजमेंट है वो इस रिपोर्ट का मिसयूज ना कर सके। देखो जनरल पब्लिक के लिए अगर खोल दिया जाएगा, सो बेसिकली अगर एमएसएमई के अंदर कोई पॉइंटर नहीं निकला और वहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट में अगर एमएसएमई क्वालिफाई है तो इट विल नॉट रिजोल्व पर्पस, बट ऐसा होगा नहीं, बट हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ मैनेजमेंट कैन मिसलीड दिस रिपोर्ट। ठीक है, सो वो हमको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। अभी सर हमारा अगला है, ये क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है, आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इट्स इजी क्वेश्चन और ज़्यादा इजी चैप्टर है तो आपका काम हो जाएगा। सर SRS 4410 सर ये क्या नहीं बोला है सर, SRS 4400 हम लोगों ने समझा था कि भाई वो अग्रीड अपन प्रोसीजर है, हम लोगों को समझ में भी आ गया। हम लोगों ने ये समझा उसके अंदर कि सर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव समझा है, अग्रीड अपन प्रोसीजर की डेफिनेशन क्या होती है, अश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, हम लोगों ने ये समझा कि
हम लोग क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, हम लोगों ने ये समझा कि मैटर क्या क्या अग्री करेंगे क्लाइंट के साथ साथ, और साथ में हम लोगों ने लास्ट में ये समझा था कि रिपोर्ट क्या करेंगे, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट। अब आ गया सर हमारा SRS 4410। सर बेसिकली ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट होता क्या है? तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट कुछ भी नहीं होता है, ए प्रैक्टिशनर अप्लाइज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टाइज। सो बेसिकली कंपाइलेशन एंगेजमेंट ऐसा एंगेजमेंट होता है जहाँ पे वो क्या बोलता है कि भाई मैं प्रैक्टिशनर, एज ए प्रैक्टिशनर, सीए एज ए प्रैक्टिशनर अपनी एक्सपर्टाइज, जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल का जो डॉक्टर है सीए, टू असिस्ट मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF एंड इश्यूज ए रिपोर्ट। सो बेसिकली भाई वो क्या बोल रहा है कि भाई मेरे को फाइनेंशियल बनाने का काम है। सपोज एस टू इंडेस, एस से इंडेस मुझे फाइनेंशियल कन्वर्ट करने, मुझे फाइनेंशियल बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा 4410 कि मेरे एस के फाइनेंशियल है, मुझे बनाने, मुझे फाइनेंशियल प्रिपेयर करने, तो ये वाला काम मैं लूंगा मैं SRS 4410। जस्ट आई हैव टू कंपाइल द इन्फॉर्मेशन पर्पज फॉर विच फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में भी रिक्वायर्ड। देखो सर ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, मीनिंग आपको लिए इंपॉर्टेंट है कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या होता है, जहाँ पे प्रैक्टिशनर अपनी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टाइज को क्या करता है, वो बेसिकली यूज करता है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। अब सर व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द, सो टू कंप्लाई विथ मैंडेटरी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एस्टैब्लिश्ड इन लॉ और रेगुलेशन इफ एनी, कोई भी मैंडेटरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से उसको कंप्लाई करना, और दूसरा मैंडेटरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर लॉ और रेगुलेशन, जैसे कि देखो फॉर मैनेजमेंट और TCWG अगर उनको सपोज फाइनेंशियल यूज करने इंटरनल यूज के लिए और उनको मंथली फाइनेंशियल बनवाने, तो ये SRS 4410 काम में आ सकता है। फॉर पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडरटेकन फॉर एक्सटर्नल पार्टी, सपोज देखो काफ़ी बार क्या होता है कि फाइनेंशियल ऑडिटेड तो होते हैं, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, सो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी बार क्या होता है ना कि जो क्लाइंट है, जो बड़ी कंपनीज है आपस में डील कर रही होती है किसी छोटे वेंडर से, तो वो उसके फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल्स तो होंगे, लेकिन जो अभी करंट ईयर के सपोज ऑडिटेड नहीं है या उसके फाइनेंशियल ही ऑडिटेड नहीं है, तो वो एक क्या करते हैं कि भाई तुम ये बताओ कि इसके फाइनेंशियल में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं। सो बेसिकली फॉर पीरियडिकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडरटेकन फॉर एक्सटर्नल पार्टीज अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट और अदर फॉर्म्स ऑफ अग्रीमेंट सच एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू ए फंडिंग बॉडी टू सपोर्ट प्रोविजन और कंटिन्यूएशन ऑफ ए ग्रांट, किसी गवर्नमेंट कंपनी को ग्रांट मिल रही है तो उसके लिए मुझे फाइनेंशियल बनाने, तो ऐसा काम मुझे मिला है बेसिकली। फॉर ट्रांजेक्शनल पर्पजेज, फॉर एग्जांपल टू सपोर्ट ए ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग चेंजेस टू एंटिटीज ओनरशिप और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सच एज मर्जर और एक्विजिशन। मर्जर और एक्विजिशन में मेरा मर्जर और एक्विजिशन में होने के बाद मेरा फाइनेंशियल कैसा दिखेगा, तो वो फाइनेंशियल अगर मुझे वैसा कुछ काम मिलता है तो मुझे फिर SRS 4410 अप्लाई करना है। सो बेसिकली पर्पज आई होप यू आर क्लियर कि भाई टू कंप्लाई विद मैंडेटरीली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट या किसी लॉ रेगुलेशन के हिसाब से अगर मुझे फाइनेंशियल बनाने आए तो, ठीक है सर। सर एक कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या होता है, इज नॉट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, कभी भी मैं अश्योरेंस नहीं दूंगा, यहाँ पे जस्ट क्या कर रहा हूँ मैं, आई एम कंपाइलिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या ऑडिटर ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकता है? आप ये सोच के बताओ कि क्या सर ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकता है ये असाइनमेंट? नो सर, एज पर 144 इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। ए कंपाइलेशन एंगेजमेंट डज नॉट रिक्वायर द प्रैक्टिशनर टू वेरीफाई और the accuracy or completeness of the information provided by management or otherwise to gather evidence to express an audit opinion और रिव्यू कंक्लूजन ऑन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में जो मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से तुझे फाइनेंशियल बनाने और काम खत्म करने। यू आर नॉट हियर टू वेरीफाई द एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस। तुम लोगों को ना एक्यूरेसी चेक करनी है, तुम लोगों को ना कंप्लीटनेस चेक करनी है। सर क्या मस्त आ जाए, ऐसा काम मिल जाए तो मज़ा आ जाए। यस सर, ऐसा काम मिल जाए तो मज़ा आ जाए एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। इट इज़ नॉट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। हम लोग यहाँ पे कोई भी वेरिफिकेशन नहीं कर रहे, कोई भी कंप्लीटनेस हम लोग चेक नहीं करें। सो सर बेसिकली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्यों लेके आए SRS 4410? सो टू अप्लाई अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टाइज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई मैनेजमेंट। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मैनेजमेंट देगा उसके हिसाब से मैं क्या बनाऊंगा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो मैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाऊंगा, किसको कर रहा हूँ मैं असिस्ट, ऐसे मैनेजमेंट को असिस्ट कर रहा हूँ। जो भी मुझे वो इन्फॉर्मेशन देंगे उसके हिसाब से मैं बनाऊंगा। मैं कभी भी वेरिफिकेशन नहीं करूंगा कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी की। रिपोर्ट करूंगा इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ दिस SRS। जैसा होगा मैं इस SRS के हिसाब से रिपोर्ट कर दूंगा। सर एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है? देखो प्रैक्टिशनर को है ना हमेशा कंप्लाई, तो रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट को तो हमेशा कंप्लाई करना ही है। थ्रेट्स टू द प्रैक्टिशनर कंप्लायंस विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी आइडेंटिफाइड एंड अप्रोप्रिएटली एड्रेस, ठीक है ना। बट इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कभी भी अप्लाई नहीं होती है। हाँ,
अगर लॉ रेगुलेशन बोल रहा है इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट रखनी है तो रख सकते हो। बाकी जो SRS 4410 है और SRS 4400 है, दोनों के अंदर इंडिपेंडेंस नहीं हो तो आप चलेगा, इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप चलेगा। अभी सर आता है सर हमारा एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। हम लोगों को एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है, ऐसा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सो बेसिकली द प्रैक्टिशनर शेल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट अनलेस द प्रैक्टिशनर हैज अग्रीड द टर्म्स विथ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट के साथ वो टर्म्स अग्री नहीं करता है तो वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो ठीक है सर। सो सबसे पहले हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले इंटेंडेड यूज क्या रहेगा? एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड एनी रेस्ट्रिक्शन। सो व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन, व्हाट आर द यूजर, हु आर द यूजर, क्या इंटेंडेड यूज रहेगा, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। आइडेंटिफिकेशन करना है पहले तो एप्लीकेबल एफआरएफ का, कि भाई मुझे फाइनेंशियल किसके हिसाब से बनाने हैं, एएस के हिसाब से बनाने हैं, इंड एएस के हिसाब से बनाने हैं, आईएफआरएस के हिसाब से बनाने हैं या यूएस गेप के हिसाब से। तो वो आपको क्लियर कट लिख देना पड़ेगा कि भाई मुझे फाइनेंशियल इंड एएस के हिसाब से बनाने हैं। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा एंड मेरा स्कोप क्या रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा सर? टू असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपेयरिंग एंड presenting the financial information, and we are not here to verify the accuracy and completeness of the financial information provided by the management. जो information management provide करेगा उसके हिसाब से हम लोग financial बना के आपको दे देंगे। सर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी प्रैक्टिशनर की? तो प्रैक्टिशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टू कंप्लाई विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। भाई उसको रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या समझा कि जब भी मैं क्लाइंट से रिलेशनशिप, जब एंगेजमेंट लेटर बनाऊंगा तो उसके अंदर क्या क्या लिखूंगा? सबसे पहले तो किसके हिसाब से मैं फाइनेंशियल बना रहा हूँ, इंड एएस, आईएफआरएस या जो भी मेरा एएस है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएस। फिर मेरा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या रहेगा, मेरी तरफ से क्या ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप रहेगा और मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी। बेसिकली व्हाट आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज। सर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को नहीं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंस नहीं हो तो चलेगा लेकिन एथिकल रिक्वायरमेंट आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। सर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी मैनेजमेंट की? तो मैनेजमेंट की सिंपल सी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि सबसे पहले वो आपको प्रिपेयर करके देगा है। सर फिर हमको क्या करना है? सर वो आपको प्रिपेयर करके देना, वो आपको प्रिपेयर करके देगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। आपको पहले फाइनेंशियल प्रिपेयर करके देगा, एक ड्राफ्ट फाइनेंशियल, उसके हिसाब से फिर आपको एडजस्टमेंट करके आपको प्रपोज फाइनेंशियल बनाने जो भी उसने मांगे। ठीक है सर। आपको जो भी डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल है जिससे मेरे फाइनेंशियल बनेंगे वो रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मैनेजमेंट की। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ किसकी जिम्मेदारी है सर? मैनेजमेंट की। अभी मैनेजमेंट ने तो बोल दिया कि तुम इंडेस से बना लो, लेकिन पता चला कि भाई मैनेजमेंट को इंडेस से नहीं, मैनेजमेंट को तो आईएफआरएस से बनाने थे। तो हमको जो बोला है हम तो वही करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जो उसको करना है। सो टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। दूसरा क्या हो गया मेरा? डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल, ऐसा इंटरनल कंट्रोल जो फाइनेंशियल बनाने में मेरे को मदद करे। तो वो इंटरनल कंट्रोल की डिजाइन, वो इंटरनल कंट्रोल का इंप्लीमेंटेशन और वो इंटरनल कंट्रोल का मेंटेनेंस रखने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। ठीक है। एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस की जिम्मेदारी किसकी? सर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आई एम हियर जस्ट टू कंपाइलिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट हियर फॉर ऑडिटिंग। सो एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस की जिम्मेदारी किसकी रहेगी सर? एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस की जिम्मेदारी रहेगी मेरे मैनेजमेंट की। और लास्ट में कोई भी जजमेंट इन्वॉल्व होगा तो वो जिम्मेदारी भी किसकी रहेगी? मैनेजमेंट की। तो सर प्रैक्टिशनर की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई भी जिम्मेदारी नहीं। एंड द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर, सॉरी बेसिकली प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। यहाँ पे वर्ड ऑडिटर यूज मत करना सिंस वी आर प्रैक्टिशनर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई भी अश्योरेंस या कोई भी रिपोर्ट नहीं दे रहे। वी आर जस्ट कंपाइलिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो सर हम लोग क्या बोल रहे हैं? सर जब भी हम लोग एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो प्रैक्टिशनर कब एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा? अनलेस एंड अंटिल वो राइटिंग में ये सारी चीज़ें नहीं ले लेता। सर क्या क्या चीज़ें? सबसे पहले वो ये बताएगा कि भाई कौन से एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल बनाने, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप उसका खुद का क्या रहेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, भाई एथिकल रिक्वायरमेंट अप्लाई करना, इंडिपेंडेंस नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी मैनेजमेंट की? एक तो प्रिपरेशन करना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की। और लास्ट में जो भी जजमेंट होगा वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी रहेगी। एंड एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। ये 5 मैटर आपको ध्यान में रखने हैं फॉर द सेम। द practitioner shall record the agreed terms of the engagement in an engagement letter or other suitable form of written agreement prior to performing the engagement। क्या भाई तुम लोग फाइनेंशियल बनाने के बाद एंगेजमेंट लेटर करोगे या उससे पहले करोगे? तो अगर ऐसे ना यहाँ पे प्रायर की जगह आफ्टर कर दिया और आप ट्रू करके आ गए कि हाँ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। यहाँ पे क्या कर सकता है? रिटर्न की जगह क्या कर सकता है? ICI ओरल लिख सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा माइन्यूटली पढ़ना कि भाई प्रायर टू परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट हमको एंगेजमेंट लेटर में अग्री होना है, ना कि आफ्टर परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। सर हम लोग क्या क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इन परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, व्हाट वी विल डू इन परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। सर हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल बनाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली व्हाट इज द एंटिटी डू। सो सबसे पहले मैं एंटिटी के बिजनेस एंड ऑपरेशन की अंडरस्टैंडिंग लूंगा और उसके एप्लीकेबल एफआरएफ की, कि भाई मुझे एएस से फाइनेंशियल बनाना है, इंडिया से बनाना है, आईएफआरएस से बनाना है, यूएस गैप से बनाना है, कैनेडियन गैप से बनाना है, जिससे भी बनाने हैं वो बताओ मुझे। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, आई विल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, किसकी, एंटिटी के बिजनेस एंड ऑपरेशन की और एप्लीकेबल एफआरएफ की। दूसरा मैं क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो भी मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन और अदर इन्फॉर्मेशन दी है इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट। जो भी मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन दी है फॉर कंपाइलिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मैं उसको करूंगा। आई विल डिस्कस विद द मैनेजमेंट और TCWG दो सिग्निफिकेंट जजमेंट। जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट होते हैं वो मैं किसके साथ डिस्कस करूंगा, मैनेजमेंट के साथ। सो सबसे पहले मैंने क्या समझा, आई विल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर मैं एंटिटी का बिजनेस एंड ऑपरेशन समझूंगा एंड एप्लीकेबल एफआरएफ जानूंगा। दूसरा मैं कंपाइल करूंगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट। देन आई विल डिस्कस विद द मैनेजमेंट और TCWG, क्या करूंगा मैं, सिग्निफिकेंट जजमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, रीड करूंगा कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज बिजनेस एंड ऑपरेशन। अभी जो एंटिटी का बिजनेस की जो मैंने अंडरस्टैंडिंग ली है, सपोज एंटिटी में सपोज इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में क्या होगा कि भाई इंडस्ट्री में जो स्क्रैप आएगा, स्क्रैप जाएगा, तो मेरे को क्लिक होना चाहिए, क्या स्क्रैप अकाउंटिंग होगी, वो इन्वेंट्री में चला गया, क्या मैंने स्क्रैप दिखाया, सेल ऑफ स्क्रैप दिखाया, तो वो सब चीज़ें बेसिक एक प्रोफेशनल माइंड तो रखना ही पड़ेगा आपको। सो डिस्कस करूंगा, बेसिकली आई विल रीड द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैं रीड करूंगा कि भाई जो बिजनेस है उसके हिसाब से ये फाइनेंशियल बना है या नहीं बने। अभी देखो काफ़ी बार क्या होता है, प्रैक्टिशनर बिकम अवेयर कि भाई मैनेजमेंट ने जो रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन और अदर इन्फॉर्मेशन दी है वो इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है और अदरवाइज अनसेटिस्फैक्ट्री है। मतलब जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है वो इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है या अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, ब्रिंग करेगा टू द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड रिक्वेस्ट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन और करेक्टेड इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली प्रैक्टिशनर को कभी भी ये लगता है कि भाई जो मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन या अदर इन्फॉर्मेशन दिया है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है या इनकम्प्लीट है या फिर क्या है, वो बेसिकली इनएक्यूरेट है, तो फिर मैनेजमेंट को वो क्या करेगा, अटेंशन में लाएगा कि ए मैनेजमेंट, भाई तूने फाइनेंशियल अच्छे से नहीं दिए है, तूने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत है, तो तेरे फाइनेंशियल भी गलत बनेंगे, तो तू तेरा देख ले। अगर प्रैक्टिशनर इज अनेबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट बिकॉज मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड, क्योंकि मैनेजमेंट फेल टू प्रोवाइड रिगार्डिंग व्हाट, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन, तो फिर प्रैक्टिशनर क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा एंगेजमेंट से। भाई प्रैक्टिशनर कम कर ही नहीं पाया, 31 मार्च की डेडलाइन थी, प्रैक्टिशनर कर ही नहीं पाया, कैसे कर पाएगा, अगर तुम उसको रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन या अदर इन्फॉर्मेशन दोगे तभी तो वो कर पाएगा, उसके बिना तो वो कैसे कर पाएगा बेचारा, समझे। अगर प्रैक्टिशनर बिकम अवेयर कि the compiled financial information does not accurately refer to or describe the applicable FRF या amendments to compiled financial information are required या compiled financial information is otherwise misleading। So basically जो compiled हुआ है financial information वो या तो applicable FRF के हिसाब से नहीं है या उसके अंदर amendment चाहिए या फिर misleading है, तो फिर क्या करेगा वो, propose करेगा, क्या प्रपोज करेगा, क्या प्रपोज लड़की को नहीं भाई, प्रपोज करेगा किसको, मैनेजमेंट को, कि भाई तुझे अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट कर देने फाइनेंशियल के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डज नॉट एक्यूरेटली रेफर टू और डिस्क्राइब द एप्लीकेबल रिपोर्टिंग framework. Amendment to compiled financial information are required for the financial information need not to be materially misstated. So भाई सिंपल सी बात है सर, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर प्रैक्टिशनर को ऐसा ध्यान में आता है कि भाई एक तो ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैंने कंपाइल की वो IFRS के हिसाब से नहीं है, वो तो AS के हिसाब से ही है, या जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है इनमें काफ़ी सारे एडजस्टमेंट लगेंगे, या जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग है, तो वो क्या करेगा, ये सारे जो चेंजेस है वो एक एक्सेल शीट के अंदर राइट डाउन करेगा और वो मैनेजमेंट को भेज देगा। अब अगर मैनेजमेंट डिक्लाइन करता है या डज नॉट परमिट, या तो मैनेजमेंट ने मना कर दिया भाई हम लोग ये सारे चेंजेस नहीं करेंगे, या प्रैक्टिशनर को मना कर देता, तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा एंगेजमेंट। सो प्रैक्टिशनर दो केसेस में एंगेजमेंट को विड्रॉ कर लेगा। एक तो मैंने प्रैक्टिशनर फेल हो गया टू कंप्लीट द एंगेजमेंट, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट
इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और अदर इन्फॉर्मेशन, तो प्रैक्टिशनर विड्रॉ करेगा। और दूसरा कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बेसिकली लेट नहीं हुआ है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपाइल तो हो गई है बट वो इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, एडजस्टमेंट उसके अंदर चाहिए ताकि वो मिसलीडिंग ना हो। और तीसरी चीज़ क्या हो गई, मिसलीडिंग, तो फिर वो क्या करेगा कि उसने प्रपोज किए होंगे क्या मैनेजमेंट को, क्या चेंजेस, तो वो अगर चेंजेस मैनेजमेंट करके नहीं देता है तो फिर वो क्या करेगा भाई, विड्रॉ कर लेगा फ्रॉम द एंगेजमेंट। ठीक है, अगर विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट इज नॉट पॉसिबल, ही हैव टू कंसीडर हिज प्रोफेशनल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और लास्ट में वो ऑब्टेन करेगा एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट दैट दे हैव टेकन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल फाइनल कंपाइल्ड वर्जन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सर एक बार वापस याद करवा दो जी, जरूर करवा देता हूँ। सो बेसिकली हम लोग परफॉर्मेंस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी मुझे फाइनेंशियल बनाने तो मुझे पता तो होना चाहिए कि एंटिटी का बिजनेस क्या है। सो सबसे पहले आई विल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग किसकी, एंटिटी का बिजनेस एंड ऑपरेशन की और एप्लीकेबल एफआरएफ की। दूसरा मैं क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूजिंग रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सप्लेनेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट जजमेंट टेकन बाय द मैनेजमेंट। फिर मैं किसके साथ डिस्कस करूंगा, विद मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, दो सिग्निफिकेंट जजमेंट। फिर मैं क्या करूंगा, रीड करूंगा कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज, जो मेरी बिजनेस एंड ऑपरेशन रहेगी। फिर प्रैक्टिशनर को लगता है कि भाई जो रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन और अदर इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने मेरे को दी है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, अनरिलायबल है, या फिर क्या बोले, अनरिलायबल है, इनकम्प्लीट है, और क्या है, मैं ही भूल गया, बोलो, इनकम्प्लीट है, अनरिलायबल है, और क्या था हमारा, एक सेकेंड, क्या था, इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है और अनसेटिस्फैक्ट्री है, सॉरी। तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, ब्रिंग द अटेंशन टू द मैनेजमेंट, कि भाई अटेंशन लाएगा मैनेजमेंट भाई तूने इनकम्प्लीट दी है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उसको सुधार ले। अगर वो हमेशा प्रैक्टिशनर अनेबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट ड्यू टू मैनेजमेंट की गलती, तो अगर मैनेजमेंट की गलती है और उसकी वजह से प्रैक्टिशनर नहीं कर पाता है तो वो बोलेगा, प्रैक्टिशनर बोलेगा भाई मुझे माफ कर दे, बाय बाय टाटा। सो प्रैक्टिशनर विल विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। अगर प्रैक्टिशनर को अवेयर होता है किससे, कि सर कंपाइल्ड, बेसिकली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपाइल तो हो गई है लेकिन वो एप्लीकेबल एफआरएफ से हिसाब से नहीं है, या वो मिसलीडिंग है, या उसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो भी वो टाटा बाय बाय कर देगा। अगर मैनेजमेंट उसको नहीं मानता है कि जो उसने एडजस्टमेंट, जो उसने प्रपोज किए एडजस्टमेंट, अगर वो नहीं मानता है तो मैनेजमेंट को बोलेगा टाटा बाय बाय, वी विल नॉट डू द एंगेजमेंट। ठीक है, ही विल विड्रॉ। अगर विड्रोवल नहीं पॉसिबल है तो ही वी हैव टू कंसीडर हिज प्रोफेशनल और लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और लास्ट में एक वो क्या करेगा भाई, अगर ये सब कुछ भी नहीं होता है और फाइनल वर्जन चला जाता है मैनेजमेंट के साथ, तो वो एक्नॉलेजमेंट ले लेगा। जैसे डिलीवरी चलन पे स्टैम्प होते हैं ना, साइन होता है ना कि हाँ भाई हमको गुड्स डिलीवर हो चुके हैं, वैसे ही फाइनेंशियल डिलीवर हो चुके हैं या नहीं। अभी प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा सर, आपको याद करना पड़ेगा, यस सर ऑडिटर को याद करना पड़ेगा। देखो basically the practitioner report is not a vehicle to express an opinion or conclusion on the financial information in any form। तो इसके अंदर देखो टाइटल एड्रेस ही और डेट प्लेस सिग्नेचर, ये तो आपका फिक्स वाली चीज़ है। बाकी वाली चीज़ें क्या है सर, एक तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजमेंट की, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। और प्रैक्टिशनर ने क्या की, कंपाइल्ड करा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द मैनेजमेंट। ही इज नॉट वाउचेस और ही हैज नॉट डन चेक एक्यूरेसी बेसिकली और कंप्लीटनेस, उसने कोई भी एक्यूरेसी या कंप्लीटनेस चेक नहीं करी है। और उसने क्या करा है भाई, उसने डिस्क्रिप्शन दे देगा वो मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी का, आइडेंटिफिकेशन हो गया एप्लीकेबल एफआरएफ का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द टाइटल ऑफ ईच एलिमेंट, डिस्क्रिप्शन क्या, सो बेसिकली टाइटल, एड्रेस, डेट प्लेस सिग्नेचर, कौन से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाए, प्रोफेशनल की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली प्रैक्टिशनर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी। और डिस्क्रिप्शन क्या होगा कंपाइलेशन एंगेजमेंट में, कि भाई कंपाइलेशन एंगेजमेंट इज नॉट ए अश्योरेंस एंगेजमेंट, सो द प्रैक्टिशनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें वो लिख देगा। प्रैक्टिशनर डज नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट और रिव्यू ओपिनियन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड यूजिंग ए स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, सपोज वो लिख देगा भाई डिस्क्राइब द पर्पस किस हिसाब से, किस लिए बने फाइनेंशियल, और ड्रॉ द अटेंशन दैट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद ए स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, टाइटल, एड्रेस, डेट प्लेस सिग्नेचर। ELCR अभी डॉक्यूमेंटेशन में सिग्निफिकेंट मैटर कोई हुआ है तो वो आप रिकॉर्ड कर लो। ए रिकॉर्ड ऑफ हाउ द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकनसाइल द अंडरलाइन रिकॉर्ड और कॉपी ऑफ फाइनल वर्जन, ये आप डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन कर सकते हो। और आपका काम हो गया आपका खत्म, आपका यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म सर, बिंदास। सो सर ये हमारा चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर कौन सा सर, चैप्टर नंबर हमारा होता है सर चैप्टर नंबर होता है हमारा 9, फिनिश। सिंपल सा, स्टडी मटेरियल से पढ़ोगे तो भी आगे बढ़ोगे तो ही एग्जामिशन आएगी। एक आपके लिए गुड न्यूज़ है, एक आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो बच्चा नवंबर 24 और उसके ऑनवर्ड्स तैयारी कर रहा है एग्जाम की, हमारे साथ कर सकता है वो ऑडिट की प्रिपरेशन। बेसिकली सुबह 8 से 10 क्लासेज रहेगी और रेगुलर क्लास रहेगी, और शाम को रहेगी क्या 9 से 11।
सुबह बच्चा सुबह भी ज्वाइन कर सकता है, शाम को भी कर सकता है। लाइव क्लासेस रहेगी, क्लास के अंदर ही आपको याद करवा देंगे सारे आरटीपीज एमटीपीज पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करवाएंगे। वीकली टेस्ट सीरीज लेंगे हम लोग, और डेली व्हाट्सएप के अंदर मैंने एक सेपरेट ग्रुप बना रखा है जिसके अंदर हम लोग एमसीक्यूज का रिवीजन करते हैं। बेसिकली मैं 10 से 15 एमसीक्यूज डालता हूँ। जैसे आज मैंने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा, तो चैप्टर नंबर 9 के 10 से 15 मैं एमसीक्यूज डाल देता हूँ। सो बेसिकली आरटीपी एमटीपी कवर हो गया आपका। देखो आपका क्या क्या कवर हो गया। सो बेसिकली आपका आईसीए का एसएम कवर हो गया, आपका क्वेश्चन बैंक कवर हो गया। हम लोग क्लास के अंदर ही नोट्स बनवाते हैं तो वो भी आपके हो जाएंगे। फिर सर आपका क्या हो गया, एमसीक्यूज भी कवर हो गए और आपकी रिटर्न प्रैक्टिस भी हो गई, क्योंकि हम लोग डेली टेस्ट लेते हैं, हम लोग खुद चेक करते हैं और आपको आंसर बताते हैं। ठीक है सर, अभी हमारा फर्स्ट बैच जो गया है इट्स वाज वेरी सक्सेसफुल बैच। मतलब 25 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने ट्रेन किया और ऑडिट को उनको ऑडिट से प्यार हो गया है। बेसिकली दे आर लविंग इन ऑडिट। सो नवंबर 24 का बैच मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। बेसिकली नवंबर 24 का बैच नवंबर 24 का बैच अनाउंस कर रहा हूँ। नवंबर 24 एंड ऑनवर्ड्स जो बच्चों को भी आना है। सर फीस क्या रहेगी, इतना सब दे रहे हो तो सर फीस हम लोगों ने अभी 1500 रुपये रखी है। अगर कोई बच्चा 15 अप्रैल तक ज्वाइन कर लेता है तो, अगर उसके बाद अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, सर बैच कब स्टार्ट होगा, 15 मई से होगा। सर कितने राउंड्स ऑफ रिवीजन रहेंगे, हम लोग 3 बार रिवीजन करेंगे और एग्जाम के लास्ट डे जैसे ही आप एसएफएम का एग्जाम देके आते हो तो उसके बाद भी हम लोग आपको वापस रिवाइज करवा देंगे ऑडिट का। जैसे ही आप एसएफएम का एग्जाम देके आओगे, ऑडिट का एग्जाम होगा, तो एसएफएम के एग्जाम के दिन हम लोग 7:30 से 11:30 तक क्लास रखेंगे, जिसके अंदर हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स और इंपॉर्टेंट एसेज एंड एसआरईज और एसआरएस ये सारे आपको अच्छे से रिवाइज करवा देंगे ताकि आपका रिवीजन और बूस्ट हो जाए। ठीक है, फिर भी आपको लगता है कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और डिटेल चाहिए तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किस नंबर पे सर, 7990722766। ठीक है, मैं आपको अपने रिव्यूज शेयर कर दूंगा। रिव्यूज़ बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया लगा है लोगों को, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ाते हैं सर, आईसीआई का स्टडी मटेरियल। हम लोग कोई भी रेफर नहीं करते ऑथर की बुक। सो आईसीआई का स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे तभी तो एग्जामिशन ला पाएंगे और तभी तो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, होप यू विल एंजॉय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर May 2024 एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।